पूछा जाए तो कहाँ होता है? प्लांट की बॉडी में फास्फोरस का रोल क्या है? फास्फोरस प्रेजेंट इन द न्यूक्लिक एसिड। आपने न्यूक्लिक एसिड पढ़ा है ना? न्यूक्लिक एसिड किससे बनता है? न्यूक्लियोटाइड से बनता है। न्यूक्लियोटाइड में एक साइड में फॉस्फेट लगा होता है। सेल मेम्ब्रेन में क्या होता है? फॉस्फेट। सेल मेम्ब्रेन लिपिड प्लस प्रोटीन का बना होता है। कौन सा लिपिड होता है? फॉस्फोलिपिड। तो ऐसे ही आप रोल पढ़ेंगे, जितने भी एलिमेंट दिए हुए हैं वो एलिमेंट प्लांट सॉइल से किस फॉर्म में लेता है ये पढ़ना है, और साथ में उसका रोल क्या है प्लांट बॉडी में ये आप इसको यहीं से कंप्लीट कर लीजिएगा। ठीक है, ये थोड़ा सा रटने वाला पोर्शन है, समझ के रखने वाला है। जो समस्या होगी बताइएगा। ठीक है, इसके बाद कुछ टर्म्स आपको इसमें मिलेंगे, जितने एलिमेंट के रोल दिए हुए हैं कुछ आपको टर्म्स मिलेंगे। क्लोरोसिस क्या होती है? नेक्रोसिस। देखिए कभी कभी क्वेश्चन आता है, 4 ऑप्शन देगा कि कौन सा एलिमेंट विच ऑफ द फॉलोइंग एलिमेंट कॉजेस क्लोरोसिस। किस एलिमेंट की वजह से प्लांट में क्लोरोसिस होती है, या किसकी वजह से प्लांट में नेक्रोसिस होता है, किसकी वजह से प्लांट में अगर कोई एलिमेंट प्लांट में कम हो गया तो किस एलिमेंट की कमी से क्या होता है? इनहिबिशन ऑफ सेल डिवीजन, मतलब सेल डिवीजन इनहिबिट हो जाएगा। किसकी वजह से फ्लावरिंग थोड़ा लेट हो जाती है, डिले फ्लावरिंग बोलते हैं उसको। फ्लावरिंग एक समय से होती है ना, अगर फ्लावरिंग लेट हो गया तो डिले फ्लावरिंग हो गया। तो कुछ एलिमेंट की कमी से ये प्लांट में कुछ प्रॉब्लम जनरेट होती हैं। ये नाम दिए हुए इसका मतलब समझ लीजिए, और एक मैं ट्रिक बता देता हूँ कि ये एलिमेंट किस किस एलिमेंट की वजह से ये प्रॉब्लम आती है। अक्सर क्वेश्चन इस पर आता है। क्लोरोसिस क्या होता है? डिस्ट्रक्शन ऑफ क्लोरोफिल। प्लांट में क्लोरोफिल का धीरे धीरे कम होना, उसको क्या बोलते हैं? क्लोरोसिस। या प्लांट की लीफ का येलो होना। जब क्लोरोसिस होगी तो प्लांट की लीफ क्या हो जाएंगी? धीरे धीरे येलो होना स्टार्ट हो जाएंगी ना। इसी को क्या बोलते हैं? येलोइंग ऑफ लीफ। येलोइंग ऑफ लीफ। ठीक है, वो किस वजह से होता है? क्लोरोफिल जब कम होने लगेगा। अगला नेक्रोसिस का मतलब होता है टिश्यू का डैमेज होना। देखते हैं पत्तियां कभी कभी सड़ जाते हैं, प्लांट का स्टेम सड़ गया, डैमेज हो गया, टिश्यू डिस्ट्रक्ट हो गया। समझ में आ रहा है? तो डैमेज ऑफ टिश्यू को क्या बोलते हैं? नेक्रोसिस। जब टिश्यू डैमेज होने लगता है इसको बोलते हैं डैमेज ऑफ टिश्यू। प्लांट बॉडी में टिश्यू का डैमेज होना। और डिले फ्लावरिंग सब लोग जानते हैं, फ्लावरिंग का क्या होना? लेट होना। ठीक है, ये है लेट फ्लावरिंग। और इसको क्या बोलते हैं? इनिबिशन ऑफ सेल डिवीजन। सेल डिवीजन रुक जाना, सेल डिवीजन स्लो हो जाना, धीरे हो जाना सेल डिवीजन। ठीक है, तो स्लो और स्टॉप सेल डिवीजन। इसमें क्या होता है? सेल डिवीजन प्लांट की बॉडी में बहुत स्लो हो जाता है, या फिर कहीं कहीं पर किसी पार्ट में बंद भी हो सकता है सेल डिवीजन। अब ये एलिमेंट, ये प्रॉब्लम प्लांट में किस एलिमेंट की कमी से होती है ये देखना है। बताइए। हाँ, ये सब आपको नहीं पढ़ना। लेट फ्लावरिंग कौन सा, कोई ज़रूरत नहीं है, ये कभी पूछा नहीं जाता है, किसी को नहीं पता होता नहीं। जैसे क्वेश्चन ऐसे हैं जो कोई मतलब ही नहीं था, क्योंकि कौन सा लेट फ्लावरिंग करता कोई मतलब नहीं। हाँ, ये पूछ सकते हैं कि किस प्लांट में लाइफ में एक बार फ्लावरिंग होती है, ये पूछा जा सकता क्वेश्चन। तो बैम्बू प्लांट है, बैम्बू बांस जो होता है उसमें पूरी लाइफ में एक ही बार फ्लावरिंग होती है, ये क्वेश्चन। हाँ, बैम्बू। ठीक है, ये हो गया। किस किस एलिमेंट की कमी से होते हैं? कौन कौन से एलिमेंट प्लांट बॉडी में कम होगा? इसको देखिए। लिखा हुआ ये एलिमेंट है, इसकी वजह से क्या होगा? फ्लोरोसिस। कैसे याद रखेंगे? इसको लिखिएगा मोशन। क्या है ये? मोशन या मोशन लिखा होगा ना, और ये मंजन वाला मंजन।
नाइट में खिलते हैं काबू, ठीक है, उसमें सब ऐसा नहीं है। काकू यहाँ पे दिमाग कहाँ लगाइए मैं बता रहा हूँ, ये दिमाग, ठीक है। ये काकू के मग एक ट्रिक है, काकू के मग, काकू के मग आसानी से याद हो जाएगा। ये नेक्रोसिस की ट्रिक है। और डायरेक्ट टॉपिक का है, बहुत आसान है, मोशन, मोशन फिजिक्स वाला मोशन, ठीक हो गया। ये पूरा क्या है, मोशन। और इसमें आप किसी मोशन में के जोड़ दीजिए पोटेशियम, तो क्या हो जाएगा, मोशन के, इसका हो जाएगा, इसका ले लीजिए मोशन के। ठीक है, ये इसका हो गया, आसान है ये। अब इसमें से एलिमेंट पूछे जाते हैं, ये उसकी कमी से क्या प्रॉब्लम, क्लोरोसिस किससे होता है, नेक्रोसिस किससे, समझ में आ रहा है। बाकी कुछ इंपॉर्टेंट बहुत ज़्यादा होता है, जैसे आप पढ़ेंगे मैग्नीज पढ़ेंगे, पूछा जाता है फोटोसिंथेसिस में जो वाटर कूट करके ऑक्सीजन और H+ बनाता है, वो किसकी वजह से बनता है, Mn और Cl, मैग्नीज और क्लोरीन की वजह से स्प्लिटिंग ऑफ वाटर होती है फोटोसिंथेसिस में। ये कुछ क्वेश्चन बहुत बार बार आता है, इसमें आपको मिलेगा वो सारी चीज़ें, ठीक है, जब रोज पढ़ेंगे एलिमेंट्स का। अगले पेज नंबर 198 पर अगला टॉपिक दिया, डेफिशिएंसी ऑफ एसेंशियल एलिमेंट्स। तो इसको आप पढ़ लीजिए, कोई समस्या नहीं होगी, ठीक है। मैंने बताया कैसे देखना है, इसमें कौन जितने एलिमेंट हैं वो प्लांट बॉडी इसको सही से लेती किस फॉर्म में है और उसका रोल क्या है प्लांट बॉडी में, समझ में आ रहा है, ये चीजें हो गया ये। इसके बाद अगला टॉपिक जो है वो है क्रिटिकल कंसंट्रेशन। क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन का मतलब होता है कि किसी भी, ध्यान सुनिएगा, किसी भी एलिमेंट समझ रहे ना, जो 17 एलिमेंट हैं, किसी भी एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन सॉइल में, ठीक है, या प्लांट बॉडी में जिसके नीचे प्लांट में ग्रोथ क्या हो जाती है, कम हो जाती है। जैसे आपको अगर खाना दिया जाए तो आपको खाना कम दिया जाए, ठीक है, आपका जैसे मान लीजिए 1 किलो का आपका हुआ है, ठीक है, तो आपको खाना कम दिया जाए तो क्या होगा, आपका पेट खाली रहेगा, आपको भूख लगी रहेगी। उसी तरीके से क्या है यहाँ पर, अगर किसी भी एलिमेंट की प्लांट में क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है, किसी भी एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो होने लग जाता है। क्या होता है, डेफिशिएंसी सिम्टम जानते हैं क्या होता है, किसी भी एलिमेंट की कमी से प्लांट में जो समस्याएं क्रिएट होती हैं उसको बोलते हैं डेफिशिएंसी सिम्टम। जैसे मान लीजिए अगर नाइट्रोजन कम हो गया तो प्लांट में क्या हो सकता है, क्लोरोसिस हो सकती है ना, नहीं होगा, प्लांट के लिए क्या होगा, क्लोरोसिस होगा। मैग्नीशियम कम हो गया, प्लांट के लिए येलो होने लग जाएंगे, समझ में आ रहा है। तो किसी भी एलिमेंट की वो जैसे जितने भी प्लांट हैं उनको एक एलिमेंट एक पर्टिकुलर कंसंट्रेशन में चाहिए, जितने भी प्लांट हैं उनको एक पर्टिकुलर एलिमेंट एक फिक्स कंसंट्रेशन में चाहिए। अगर उससे कम मिला उनको तो प्लांट बॉडी में क्या होगा, डेफिशिएंसी शो हो जाएगी, प्लांट बॉडी में कुछ बैड सिम्टम आने चालू हो जाएंगे, उनको डिजीज हो सकता है। तो उसी कंसंट्रेशन लिमिट कह सकते हैं, कम से कम वाला लिमिट, कम से कम वाला लिमिट है। अगर उसके नीचे एलिमेंट हो जाएगा कंसंट्रेशन तो प्लांट में डेफिशिएंसी आ जाएगी। उसी कंसंट्रेशन को क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है, ये लोअर बॉर्डर लिमिट है, एक हायर बॉर्डर लिमिट होती है, एक हायर बॉर्डर लिमिट होती है ना, ये क्या होता है, लोअर बॉर्डर लिमिट। या इसके नीचे नहीं जाना चाहिए, इसके नीचे इतने अमाउंट से अगर कम हो गया एलिमेंट तो प्लांट में क्या होगा, डेफिशिएंसी सिम्टम आ जाएगा। उसी कंसंट्रेशन को बोलते हैं क्रिटिकल, लोअर बॉर्डर लिमिट है ये। समझ में आ रहा है, आ रहा है, लिखिएगा क्या है, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट। ये एलिमेंट की
कंसंट्रेशन है बिलो विच, जिसके नीचे बिलो विच प्लांट शो डेफिशिएंसी सिम्टम्स। किसी भी एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन जिसके नीचे प्लांट क्या है, जिस कंसंट्रेशन से कम कंसंट्रेशन पर प्लांट डेफिशिएंसी सिम्टम्स शो करता है उसको क्या बोलते हैं, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। समझ में आ रहा है? जैसे मान लीजिए कोई एलिमेंट है, कैल्शियम है, अगर मान लीजिए प्लांट को 8 मिलीमोल पर केजी चाहिए, कितना चाहिए, ठीक है। और अगर आपने उसको कितना उसको ग्रोथ कराने के लिए चाहिए, और अगर मान लीजिए वो 6 मिलीमोल पर केजी इतनी कंसंट्रेशन तक वो ग्रो कर सकता है। इसके नीचे अगर एलिमेंट हो जाएगा, इस कंसंट्रेशन के नीचे अगर एलिमेंट हो जाएगा, एलिमेंट की कंसंट्रेशन क्या हो जाएगी, बहुत कम। कितनी कम हो जाएगी, इसके नीचे हो जाएगी 8 मिलीमोल से कम। इसी को क्या बोलेंगे, क्रिटिकल कंसंट्रेशन, ठीक है। ये लोअर लिमिट है, उसके नीचे नहीं होना चाहिए। उस एलिमेंट, कोई पर्टिकुलर एलिमेंट इस कंसंट्रेशन के नीचे आ जाएगा तो प्लांट में डेफिशिएंसी हो जाएगी। और देखिए ये कंसंट्रेशन हर प्लांट के लिए वेरी कर, हर मिनरल के लिए वेरी करती है। जैसे जितने 17 एलिमेंट होते हैं, 17 है, जिसमें कुछ मैक्रो है, कुछ क्या है, माइक्रो है, तो सभी एलिमेंट का क्रिटिकल कंसंट्रेशन एक जैसा नहीं होता। वही एलिमेंट प्लांट की बॉडी में ज़्यादा कंसंट्रेशन पर चाहिए, कुछ एलिमेंट क्या चाहिए, कम कंसंट्रेशन। तो सभी की बॉर्डर लाइन सेम नहीं होती। सारे एलिमेंट के बॉर्डर लाइन क्या है, सेम नहीं है। कुछ की क्रिटिकल कंसंट्रेशन हो सकता है ज़्यादा हो, कुछ की क्या हो, कम हो सकती है, ठीक है। यहाँ पर लिखिएगा critical concentration does not equal any all differ करती है और all elements, जितने एलिमेंट्स हैं सबके लिए क्या है, differ करेगा। जो माइक्रो न्यूट्रिएंट होता है, माइक्रो न्यूट्रिएंट पढ़े ना, यस सर। माइक्रो न्यूट्रिएंट क्या होते हैं, ऐसे एलिमेंट जो प्लांट को बहुत कम अमाउंट में चाहिए, उसको क्या बोलते हैं, माइक्रो। या प्लांट की बॉडी में कम होते हैं, जो ज़्यादा चाहिए वो क्या है, मैक्रो। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट जो माइक्रो वाले होते हैं इनकी क्रिटिकल कंसंट्रेशन क्या होती है, कम होती है, और मैक्रो की क्या होती है, थोड़ा सा इससे ज़्यादा होती है, ठीक है। तो माइक्रो न्यूट्रिएंट के लिए क्या है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन लो होती है, और मैक्रो के लिए क्या है, हाई। मैक्रो न्यूट्रिएंट हाई होती है, हाई क्रिटिकल कंसंट्रेशन। तो अगर कहा जाए डेफिशिएंसी सिम्टम क्या होता है, तो किसी एलिमेंट की कमी की वजह से, देखिए डेफिशिएंसी सिम्टम क्या है, किसी एलिमेंट की कमी से प्लांट में सिम्टम जो होते हैं उसको क्या बोलते हैं, डेफिशिएंसी। डेफिशिएंसी समझ में आ रहा है, ठीक है। और ये क्रिटिकल कंसंट्रेशन से होता है, उसके नीचे एलिमेंट नहीं जाना चाहिए सॉइल में। तो ये सब दोनों माइक्रो दोनों न्यूट्रिएंट से हो सकते हैं। हाँ, दोनों से हो सकता है। अब देखिए प्लांट में जो डेफिशिएंसी आती है, प्लांट में डेफिशिएंसी का मतलब समझ रहे हैं ना, तो जिस प्लांट में रोग, एलिमेंट की कमी से प्लांट में जो प्रॉब्लम क्रिएट होगा उसको क्या बोलेंगे, प्लांट डेफिशिएंसी, ठीक है। अब डेफिशिएंसी जो है वो एलिमेंट पर भी डिपेंड करती है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन पर तो डिपेंड करती है, साथ में वो एलिमेंट्स पर भी डिपेंड करती है, ठीक है। तो अगला लिखिएगा डेफिशिएंसी सिम्टम्स also depends on, या depends on लिखिएगा, depends on, बताइए किस पर डिपेंड करता है, क्रिटिकल कंसंट्रेशन पर। ये समझ रहे हैं ना, प्लांट में अगर कोई प्रॉब्लम क्रिएट होगा, प्लांट में डेफिशिएंसी आएगा किसी एलिमेंट से, तो किस चीज पर डिपेंड करता है, क्रिटिकल क्या कारण होगा डेफिशिएंसी का, पहला कारण क्या होगा, क्रिटिकल कंसंट्रेशन। पहला कारण ये होगा, देखिए वाटर अलग चीज है, पहला कारण ये होगा एलिमेंट की कंसंट्रेशन सॉइल में कितना है,
कम है कि ज़्यादा है? अगर ज़्यादा है कंसंट्रेशन तो प्लांट ले लेगा तुरंत, तो डेफिशिएंसी नहीं आना। अगर कम है तो प्लांट में डेफिशिएंसी आ जाएगा ना, क्योंकि एलिमेंट की कमी है सॉइल में। तो कंसंट्रेशन ऑफ पर्टिकुलर एलिमेंट, किसी एलिमेंट की सॉइल में कंसंट्रेशन कितनी है, इस पर भी डिपेंड करता है डेफिशिएंसी होगी प्लांट में कि नहीं होगी। ठीक है, तो पहला क्या है इसमें, कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट। अगर एलिमेंट की कंसंट्रेशन क्रिटिकल से नीचे हो गया बॉर्डर लाइन से, तो डेफिशिएंसी आ जाएगा, मतलब कम हो जाएगा। सेंस क्या है उसका, कम हो जाएगा। बॉर्डर लाइन बनाई का इतना होना चाहिए कंसंट्रेशन, इससे नीचे होगा तो तुरंत डेफिशिएंसी आ जाएगा। तो पहली चीज है कि कंसंट्रेशन ऑफ एलिमेंट पर डिपेंड करता है। दूसरा का डिपेंड करता है मोबिलिटी, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट। ये मैंने एक बार आपको बता दिया है, एलिमेंट की मोबिलिटी पर भी डिपेंड करता है डेफिशिएंसी। जैसे मान लीजिए ये प्लांट लगा हुआ है, ये यहाँ पर सॉइल है, ठीक है, यहाँ पर ये ओल्ड पार्ट है, ये लीफ कौन सी है, ओल्ड लीफ, और ये लीफ आपके पास एक यंग है, यंग लीफ है। प्लांट में दो तरीके की पत्तियां लगी होती भी है, कुछ पत्तियां ओल्ड हो जाती हैं तुरंत गिर जाती हैं, उसके बाद कुछ यंग बनी रहती हैं। तो यंग लीफ है, ये क्या ओल्ड लीफ है। तो डेफिशिएंसी प्लांट में जो होगी, जो प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम आएगा, वो एक चीज पर डिपेंड करता है, मोबिलिटी ऑफ एलिमेंट, कि एलिमेंट कितना मोबाइल है। देखिए मैंने बताया था जो एलिमेंट मोबाइल होते हैं, मोबाइल का मतलब चलने आते हैं, प्लांट की बॉडी में एक जगह से दूसरी जगह मूव कर जाएंगे। ठीक है, तो उसमें क्या होगा, जैसे जो एलिमेंट मोबाइल होता है, अगर सॉइल में मोबाइल एलिमेंट की कमी हो गया, इसका मोबाइल एलिमेंट कम हो गया, ओल्ड लीफ से तो प्लांट का कौन सा पार्ट में सबसे पहले डेफिशिएंसी आएगा, ओल्ड वाले में। हाँ, ओल्ड वाले में आएगा सबसे पहले। समझिए, देखिए, क्योंकि प्लांट में न्यूट्रिएंट की जरूरत सबसे ज्यादा कहाँ है, यंग पार्ट में है ना। यंग पार्ट में, ओल्ड पार्ट तो एकदम कहानी खत्म हो रही है उसकी, उसमें न्यूट्रिएंट की जरूरत ज्यादा नहीं होती है। न्यूट्रिएंट की जरूरत यंग पार्ट में, जहां सेल हमेशा डिवाइड करती रहती है, मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है, यंग पार्ट है, उसको हमेशा डेवलप करके बड़ा करना है, उसको अपना लीफ का है तो लेंथ इंक्रीज करना है, एरिया इंक्रीज करना है। तो यंग पार्ट में न्यूट्रिएंट की जरूरत ज्यादा है ओल्ड के कंपैरिजन में। ठीक है, तो जो एलिमेंट मोबाइल होते हैं, मोबाइल में कौन कौन सा बताया था आपको, NPK, ये था मोबाइल। ये एलिमेंट क्या करते हैं, तुरंत क्योंकि ओल्ड पार्ट में है, यहाँ से मूव करके कहाँ चले जाएंगे, यंग पार्ट में चले जाएंगे ना। तो सबसे पहले कमी कहाँ जनरेट होगी, ओल्ड वाला, ओल्ड नहीं होगी ना। तो किस पार्ट में डेफिशिएंसी सिम्टम पहले आएगा, ये डिपेंड किस पर करता है, मोबिलिटी पर। और अगर कोई एलिमेंट इमोबाइल है, जो मूव नहीं कर सकता है, तो यंग वाला सिम्टम सबसे पहले यंग में आएगा। जैसे मान लीजिए कैल्शियम की कमी हो गया सॉइल में, जिसका कैल्शियम इमोबाइल है, कैल्शियम की कमी होगी तो सिम्टम पहले यंग पार्ट में आएगा, क्योंकि जरूरत एलिमेंट की कहाँ है, यंग पार्ट, ओल्ड को नहीं है ज्यादा। तो जहाँ जरूरत है, यहाँ कम हो गया, यहाँ जरूरत ज्यादा, तो यहाँ पर भी धीरे धीरे कम होगा ना, यहाँ से आएगा नहीं, क्योंकि जो इमोबाइल एलिमेंट होता है वो कभी ओल्ड पार्ट से मूव करके यंग पार्ट में नहीं जाता। समझ में आया, ये यहाँ से मूव भी नहीं करेगा, इमोबाइल मूव नहीं करते, एक दिन बने रहेंगे। तो इमोबाइल जब मूव नहीं करेगा तो यंग पार्ट में कहीं से एलिमेंट आएगा ही नहीं, यंग जल्दी यहाँ से भी कम हो रहा है, यहाँ से भी नहीं मिल रहा है, ये भी नहीं दे रहा है, और जरूरत ज्यादा है ऑलरेडी, तो सबसे पहले प्रॉब्लम यही डेफिशिएंसी आएगा। ये मैंने उस समय बता दिया था आपको, मोबिलिटी पर भी डिपेंड करता है। मैग्नीशियम, मैग्नीशियम क्लोरोफिल का सेंट्रल एटम मैग्नीशियम होता है। अगला जो है डेफिशिएंसी, एक चीज पर और डिपेंड करती है, प्लांट किस तरीके का है, टाइप ऑफ प्लांट। ठीक है, जैसे टाइप ऑफ प्लांट, ऐसे समझ लीजिए सभी का इम्यून सिस्टम अलग अलग होता है, हर पर्सन का इम्यून सिस्टम क्या अलग अलग है, खाना सब एक जैसा खाते हैं, लेकिन समस्या किसी को जल्दी हो जाती है, किसी को नहीं होती है। किसी को बीमारी पकड़ लेगा, वही सेम फूड दूसरा भी खाएगा, उसको डिजीज नहीं होगा, क्योंकि उसका इम्यून सिस्टम स्ट्रॉन्ग है। ऐसे ही अलग अलग प्लांट अलग अलग तरीके के हैं। ठीक है, तो एक मान लीजिए कोई पर्टिकुलर एलिमेंट है पोटेशियम है, इसकी कोई फिक्स कंसंट्रेशन मान लीजिए सॉइल में X है, पोटेशियम की कंसंट्रेशन सॉइल में कितना है, X है। वो X कंसंट्रेशन हो सकता है किसी प्लांट के लिए में डेफिशिएंसी शो कर दे और किसी में क्या डेफिशिएंसी शो ना करे, क्योंकि बताया था अलग अलग प्लांट के लिए क्रिटिकल कंसंट्रेशन अलग अलग होती है, अलग अलग एलिमेंट के लिए भी अलग अलग है।
क्रिटिकल कंसंट्रेशन अलग अलग एलिमेंट की डिफरेंट होती है। पोटेशियम की क्रिटिकल कंसंट्रेशन कुछ और होगा, कैल्शियम का कुछ और होगा, समझ में? और प्लांट पर भी डिपेंड करता है। जैसे एक पर्टिकुलर एलिमेंट है, ठीक है, तो ये पर्टिकुलर एलिमेंट एक प्लांट में डेफिशिएंसी सिम्टम शो कर सकता है, दूसरे में नहीं करेगा, क्योंकि अलग अलग प्लांट का क्या है, डिफरेंट जो है कैपेसिटी होता है। समझ में आ रहा है? तो प्लांट पर भी डिपेंड करता है कि प्लांट में सिम्टम आएगा कि नहीं आएगा। तीसरा लिखिएगा, डेफिशिएंसी आल्सो डिपेंड्स ऑन टाइप ऑफ प्लांट। वो प्लांट पर भी डिपेंड करता है। तो ये डेफिशिएंसी सिम्टम हो गया, और किसकी वजह से जनरेट होता है? मेन होता है क्रिटिकल कंसंट्रेशन से कम अगर कंसंट्रेशन हो जाएगी एलिमेंट की, तो प्लांट में क्या हो जाएगा, डेफिशिएंसी आ जाएगी। ठीक है, इसके बाद देखिए एक वर्ड लिखा है टॉक्सिसिटी, जिसमें टॉक्सिसिटी जहरीले जो अगर कोई एलिमेंट प्लांट बॉडी में ज्यादा हो गया, एक लिमिट से ज्यादा हो गया, लिमिट से ज्यादा हो गया, तो प्लांट में क्या कर देगा, टॉक्सिसिटी कर देगा। और टॉक्सिसिटी में क्या होगा, कोई सिम्टम आएगा टॉक्सिसिटी में। टॉक्सिसिटी में ये होता है उसका वजन कम हो जाएगा। क्या हो जाएगा, वजन कम हो जाएगा। टॉक्सिसिटी का मतलब होता है कंसंट्रेशन ऑफ एन एलिमेंट, किसी एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन, देखिए क्रिटिकल से देखिए, किसी एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन बियॉन्ड विच, बियॉन्ड का मतलब क्या होता है, एबव, बियॉन्ड विच ग्रोथ, या बायोमास लिखिएगा, बायोमास ऑफ प्लांट डिक्रीजेस 10% ऑफ ड्राई वेट। ये समझ में आ रहा है? किसी एलिमेंट की वो कंसंट्रेशन, अगर मान लीजिए कोई एलिमेंट प्लांट को किसी फिक्स अमाउंट में चाहिए और आपने उससे ज़्यादा दे दिया, ठीक है, तो जब ज़्यादा दे देंगे तो उस प्लांट में क्या हो जाएगा, टॉक्सिसिटी हो जाएगी। और टॉक्सिसिटी का फर्क क्या पड़ेगा, फर्क ये पड़ेगा कि उसका जो वजन होगा, ड्राई वेट, देखिए ड्राई वेट अलग चीज़ होती है, फ्रेश वेट अलग होता है। फ्रेश वेट में वाटर भी काउंट किया जाता है और ड्राई वेट में वाटर को काउंट नहीं किया जाता। समझ में आ रहा है? जैसे आपने प्लांट की लीफ को लिया है, तो लीफ को अगर प्लांट से ऐसे तुरंत तोड़ा है तो उसमें वाटर बना रहेगा, वो होगा उसका फ्रेश वेट। और जब वजन तोलेंगे प्लांट की लीफ को तुरंत तोड़ करके आप वजन तोलिए, वो क्या होगा, फ्रेश वेट। और उसको सुखा लीजिए धूप में, सारा वाटर हट जाएगा, फिर वजन तोलिए, वो होगा ड्राई वेट। समझ में आ रहा है? तो प्लांट में अगर 10% ड्राई वेट कम हो जा रहा है, 10% उसका सूखा वजन घट जा रहा है किसी एलिमेंट की कंसंट्रेशन बढ़ने से, तो आप कहेंगे अब वो टॉक्सिक हो गया है, अब वो टॉक्सिक हो गया है। अगर 8% वजन घटता है तो टॉक्सिक नहीं माना जाएगा। ठीक है, मतलब 10% घटना चाहिए वजन, 10% ड्राई वेट जो है वो घट जा रहा है, तो क्या हो गया, वो टॉक्सिक एलिमेंट माना जाता है। प्लांट में अब ज्यादा हो रहा है एलिमेंट को, टॉक्सिसिटी। और आगे लिखिएगा, तो उससे माइक्रोन्यूट्रिएंट होते हैं, माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रोन्यूट्रिएंट का मतलब जो एलिमेंट प्लांट को कम चाहिए, जनरली शो टॉक्सिसिटी। टॉक्सिसिटी कौन शो करता है, जो एलिमेंट प्लांट की बॉडी में जो एलिमेंट प्लांट को कम चाहिए, कम मात्रा में चाहिए, उसको क्या बोलते हैं हम लोग, माइक्रोन्यूट्रिएंट। वही टॉक्सिसिटी शो करते हैं। सोचिए अगर कोई एलिमेंट कम चाहिए और आप उसको ज़्यादा दे दीजिए प्लांट को, तो तुरंत टॉक्सिसिटी आ जाएगा। और जो मैक्रो वाला होता है, मैक्रो एलिमेंट दूसरा कौन सा है, मैक्रो जनरली टॉक्सिसिटी नहीं शो करता। क्यों? क्योंकि मैक्रो तो प्लांट को ज़्यादा पहले ही चाहिए, वो तो ज़्यादा चाहिए, तो आप कितना ज़्यादा दे देंगे, और वो तो ज़्यादा चाहिए, उसको ज़्यादा पसंद है। समझ में आ रहा है? 10 मिलीमोल पर केजी लिखा रहता है, ड्राई वेट से ज़्यादा चाहिए उसको। तो मैक्रोन्यूट्रिएंट प्लांट को खूब चाहिए, तो ज़्यादा अगर कंसंट्रेशन बढ़ जाएगी सॉइल में तो कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। समझ में आ रहा? टॉक्सिसिटी किससे जनरेट होती है, माइक्रोन्यूट्रिएंट। कम चाहिए, थोड़ा सा ज़्यादा करेंगे आप, तुरंत सिम्टम आ जाएगा टॉक्सिसिटी वाला। ठीक है, जैसे सर गेहूं की फसल को 5-6 बार पानी दे दें तो नुकसान होगा। अब एक चीज यहाँ पर ये देखना है कि प्लांट में टॉक्सिसिटी को पहचानना बहुत कठिन काम होता है। टॉक्सिसिटी एक लाइन लिखा गया होता है, सिम्टम ऑफ टॉक्सिसिटी
कैन बी आइडेंटिफाइड वेरी डिफिकल्ट, बहुत कठिन काम है टॉक्सिसिटी को पहचानना। तो आप एक लाइन लिख लीजिए, मैं समझा रहा हूँ। इट इज वेरी डिफिकल्ट, ध्यान समझिएगा, डिफिकल्ट किसी भी प्लांट में सिम्टम टॉक्सिसिटी की वजह से आया है या कोई और समस्या हुई है। टॉक्सिसिटी को पहचानना बड़ा कठिन काम होता है। समझ में आ रहा है क्यों? देखिए, क्योंकि एक एलिमेंट उसमें लिया है मैग्नीज। क्या है एलिमेंट? मैग्नीज। मैग्नीज है माइक्रोन्यूट्रिएंट। माइक्रो का मतलब कम वाला, प्लांट को कम चाहिए, और मैग्नीज माइक्रो में भी है ट्रेस एलिमेंट, ये बहुत कम चाहिए। एक होता है कि कम चाहिए, माइक्रोन्यूट्रिएंट को क्या बोलते हैं हम लोग? ऐसे एलिमेंट जो प्लांट को कम चाहिए वो क्या है? माइक्रो। जो बहुत कम चाहिए उनको बोलते हैं ट्रेस, है वो भी माइक्रो ही। क्या है? माइक्रो के टाइप है, लेकिन वो बहुत कम चाहिए। तो मैग्नीज क्या है? माइक्रो एलिमेंट तो है, लेकिन ये ट्रेस एलिमेंट है। ट्रेस का मतलब प्लांट को बहुत कम चाहिए, बहुत कम मात्रा में चाहिए। तो मैग्नीज क्या है? एक्चुअली में ये क्या है? माइक्रो न्यूट्रिएंट है, माइक्रो एलिमेंट है। और इसको क्या बोलते हैं? ये है ट्रेस एलिमेंट भी बोला जाता है, ट्रेस एलिमेंट बोलते हैं। मतलब बहुत कम क्वांटिटी में चाहिए प्लांट को, रिक्वायर इन वेरी लेस क्वांटिटी। आप सोचिए, अगर थोड़ा सा भी ज्यादा हो गया मैग्नीज, तुरंत टॉक्सिसिटी जनरेट हो जाएगा ना। बहुत कम चाहिए, अगर थोड़ा सा भी सॉइल में बढ़ गया तुरंत टॉक्सिसिटी आ जाएगा। समझ में आ रहा है? इसकी वजह से होता क्या है? देखिए, मैग्नीज की वजह से, अगर मैग्नीज की टॉक्सिसिटी हो रही है, मैग्नीज का क्या होगा? अगर टॉक्सिसिटी मैग्नीज थोड़ा सा सॉइल में ज्यादा हो गया तो समस्या क्या क्रिएट होती है? देखिए, प्रॉब्लम आएगा, 3 प्रॉब्लम इसमें। एक क्या करेगा ये? आयरन एंड मैग्नीशियम अब एब्जॉर्प्शन घटा देगा। ऐसे लिखिएगा, रिड्यूस एब्जॉर्प्शन ऑफ मैग्नीशियम एंड आयरन। सॉइल से अगर प्लांट में मैग्नीज ज़्यादा हो गया, थोड़ा सा ज़्यादा हो गया, तो ये प्रॉब्लम ये क्रिएट करेगा। टॉक्सिसिटी तो हो जाएगा, प्रॉब्लम ये आएगी कि मैग्नीशियम और आयरन मिट्टी से एब्जॉर्ब नहीं होगा। अच्छा खासा सॉइल में बना रहेगा, सॉइल में खूब है, लेकिन प्लांट एब्जॉर्ब भी नहीं कर पाएगा। क्यों नहीं कर पाएगा? क्योंकि मैग्नीज ज़्यादा होगा। ये जो है उसके अपटेक को घटा देता है, उसके एब्जॉर्प्शन को क्या कर देगा? रिड्यूस कर देगा। समझ में आ गया? या इनहिबिट कर देगा। दूसरा क्या है? कैल्शियम के ट्रांसलोकेशन को घटा देगा। ट्रांसलोकेशन का मतलब समझते हैं? देखिए, यहाँ से डायग्राम बना देगा इसको। ये प्लांट है, ये पूरा यहाँ बना देना। देखिए, मैग्नीज से क्या समस्या आएगी? ये प्लांट है, ये इसकी क्या है? रूट्स हैं, ठीक है। मैग्नीज ज्यादा हो जाएगा तो तुरंत जो है आयरन और मैग्नीशियम के अपटेक क्या हो जाएगा? क्रॉस, ऑब्जर्व नहीं होगा। कैल्शियम एब्जॉर्ब तो होगा, लेकिन कैल्शियम ऊपर मूव नहीं करेगा, कैल्शियम को ऊपर नहीं जाने देगा। कैल्शियम का अपटेक, ट्रांसलोकेशन कम कर देगा। अपटेक का मतलब क्या? ट्रांसलोकेशन का मतलब होता है लॉन्ग डिस्टेंस ट्रांसपोर्ट। ये तो होता है स्लो कर देगा, ये जाने कैल्शियम को ट्रांसलोकेट होने से तो रोक देगा। एब्जॉर्ब तो होगा, लेकिन ट्रांसलोकेट नहीं होगा। और तीसरा एक सिम्टम और होता है, प्रिवेंट बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम टू एंजाइम। जानते हैं बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको कोफैक्टर चाहिए एक्टिविटी के लिए। जैसे एक एंजाइम कौन सा है? पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज, उसको मैग्नीशियम चाहिए तो वो काम करेगा, ठीक है। और एक एंजाइम का नाम अल्कोहल डिहाइड्रोजनेज, उसको कौन सा एलिमेंट चाहिए? जिंक चाहिए तो वो काम करेगा, ठीक है। तो बहुत सारे एंजाइम ऐसे होते हैं जिनको अगर कोई एलिमेंट साथ नहीं जुड़ता है, उनको कोई एलिमेंट नहीं मिला अपने साथ, तो काम नहीं करेंगे। ऐसे ही एंजाइम, कुछ एंजाइम है जिनको मैग्नीशियम अगर उनके साथ नहीं है तो वो काम नहीं करेंगे। ये क्या करता है? मैग्नीज प्रिवेंट द बाइंडिंग ऑफ मैग्नीशियम टू
द एंजाइम। एंजाइम के साथ कुछ एलिमेंट जैसे मैग्नीशियम है बाइंड करते हैं, तो वो काम करते हैं, जबकि बाइंडिंग को रोक देता है। तो मतलब क्या हुआ, एंजाइम काम नहीं करेगा ना, एंजाइम काम नहीं करेगा। याद नहीं आना आपको, रेस्पिरेशन वाला चैप्टर पढ़िएगा, उसमें लिखा हुआ है पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज। पायरुवेट डिहाइड्रोजनेज ये प्लांट रेस्पिरेशन में दिया हुआ एक एंजाइम है, जिसको काम करने के लिए क्या चाहिए, मैग्नीशियम। अगर मैग्नीशियम है तभी एंजाइम काम करेगा। तो अगर सॉइल में मैग्नीज ज़्यादा हो गया तो मैग्नीशियम को इस एंजाइम से बाइंड नहीं करने देगा, हटा देगा यहाँ से, और एंजाइम काम नहीं करेगा। एलिमेंट जो है एंजाइम से बाइंड करता तभी वो पर्टिकुलर एंजाइम काम करता है। को फैक्टर बोलते हैं, इसको पढ़ा दिया मैंने। तो ये थी समस्या। आप देखिए मैग्नीज की टॉक्सिसिटी से ये सारी प्रॉब्लम आ जाएंगी। अब टॉक्सिसिटी को पहचानना कठिन काम क्यों होता है, अगर प्लांट में मैग्नीशियम आयरन सॉइल से नहीं जाएगा, प्लांट में सॉइल से मैग्नीशियम आयरन एब्जॉर्ब नहीं होगा। क्यों एब्जॉर्ब होगा, क्योंकि मैग्नीज ज़्यादा हो गया है, तो ये एलिमेंट सॉइल से एब्जॉर्ब नहीं होंगे। तो प्लांट में डेफिशिएंसी किसका आएगा ना, प्लांट में डेफिशिएंसी किसका आएगा, इनकी वजह से जो सिम्टम प्लांट में शो होगा वो मैग्नीज की वजह से नहीं आया। आपको लगेगा देखने में कि वो तो आयरन की कमी से जो सिम्टम आते हैं, मैंने बताया ना आयरन की कमी से क्या सिम्टम आएंगे, मैग्नीशियम की कमी से क्या सिम्टम आएंगे, वो सिम्टम तुरंत से होने लग जाएंगे। तो आपको लगेगा कि इन एलिमेंट की कमी से सिम्टम आ रहा है। अगर मान लीजिए कैल्शियम नहीं पहुंच रहा है लीफ में, ठीक है, तो जो सिम्टम आएगा कैल्शियम की कमी से, वो आपको लगेगा क्या चीज़ कि डेफिशिएंसी हो रही है, किसी एलिमेंट इन एलिमेंट की कमी से प्लांट में सिम्टम आ रहा है, क्योंकि ये एलिमेंट प्लांट में जाएंगे। लेकिन कारण कुछ दूसरा है ना, कारण क्या है, मैग्नीज है। समझ में आ रहा है, इसको ऐसे समझ लीजिए, अगर आपको विटामिन D3 का कमी हो गया है, विटामिन D3, तो आप कितना भी दूध पी लीजिए, कितना भी कैल्शियम खा लीजिए, आपकी बॉडी में कैल्शियम जाएगा ही। आपको कैल्शियम की कमी हो जाएगी, बोन्स कमजोर होने लगेंगी। क्यों, आपको लगेगा कैल्शियम से प्रॉब्लम क्रिएट हो रही है। किससे हो रहा है, सब जानेंगे हड्डियाँ कमजोर हो रही हैं, कैल्शियम की वजह से दिक्कत हो रही। कारण कुछ और था, कारण क्या था, विटामिन D3 कम हुआ था। विटामिन D3 आप जो खाना खाते हैं, खाना जो फूड आपके इंटेस्टाइन से जो ब्लड में एब्जॉर्ब होता है, तो अगर आपने कैल्शियम लिया है, लेते भी हैं कैल्शियम, मिल्क पिएंगे, अंडा खाएंगे, कैल्शियम जाएगा ना। कैल्शियम आपकी बॉडी में एब्जॉर्ब ही नहीं होगा इंटेस्टाइन से। क्यों नहीं होगा, अगर विटामिन D3 आपकी ब्लड में कम है तो विटामिन D3 क्या करता है, कैल्शियम के एब्जॉर्प्शन को बढ़ा देता है। समझ में, उसी तरीके से समस्या कुछ और थी, मैग्नीशियम की टॉक्सिसिटी हो रही थी ना, सिम्टम किसके आ रहे हैं, इनकी बॉडी में सिम्टम जनरेट हो रहे हैं ना, इनकी कमी के सिम्टम प्लांट में आ जाएंगे, ये नहीं पहुंच पाएंगे प्लांट की बॉडी को। समस्या थी मैग्नीशियम। तो टॉक्सिसिटी को पहचानना कठिन काम है, समझ में आ रहा है, आसान काम नहीं होता, क्योंकि ये प्लांट को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करता है, ये प्लांट को डायरेक्ट अफेक्ट नहीं करेगा। क्या करें, हाँ, विटामिन D3 का जब जैसे विटामिन D3 जो होता है उसका सप्लीमेंट लिया जाता है, उसकी मेडिसिन ली जाती है। विटामिन D3 धूप से मिलता है, हाँ, विटामिन D3 धूप से मिलता है आपको, ठीक है। और अगर कमी हो गया है तो सप्लीमेंट ले लीजिए, मेडिसिन ले जाके विटामिन D3 पूरा हो जाएगा, तो कैल्शियम खाएंगे, एब्जॉर्ब होगा बॉडी में। हाँ, B12 साइनोकोबाल में विटामिन B12 RBC को डेवलप कराने के लिए ज़रूरी है। आपका RBC डेवलप नहीं होगा अगर विटामिन B12 की कमी हो गई, तो आपकी RBC जो बनती हैं बोन पैरों में वो डेवलप नहीं होंगी, विकसित नहीं होंगी RBC, एनीमिया हो जाएगा। उसी के टाइप है B1, B2, B12 इसी के टाइप हैं। फूड से नहीं, वो आपको जो है फूड से मिलता है, लेकिन जनरली आपको सनलाइट, ठीक है, या तो उसकी मेडिसिन, कोई पर्टिकुलर फूड नहीं है, कोई पर्टिकुलर फूड नहीं। तो टॉक्सिसिटी वाला समझ में आ गया। अगला टॉपिक दिया है मैकेनिज्म ऑफ एब्जॉर्प्शन ऑफ एलिमेंट्स। ये मैंने आपको बता दिया है, ध्यान समझ लीजिए। प्लांट की बॉडी में सॉइल से, ये प्लांट का रूट हो गया, क्या है ये रूट, मिनरल्स सॉइल से प्लांट में कैसे एब्जॉर्ब होते हैं, कितने तरीके से,
कितने तरीके से एब्जॉर्ब होते हैं? सॉइल से प्लांट की रूट में या प्लांट बॉडी में मिनरल्स एब्जॉर्ब किस तरीके से होता है? कितने प्रोसेस हैं? 2, एक्टिव और पैसिव। जनरली किससे होता है? एक्टिव। ठीक है, तो ये इसमें बताया गया है कि मिनरल जनरली एक्टिव प्रोसेस से जाते हैं और कुछ क्या होते हैं? पैसिव से मूव करते हैं। ठीक है, वाटर किससे मूव करेगा? पैसिव से। आगे के 2 टॉपिक लिखे हुए हैं। सॉइल एज द रिजर्वॉयर ऑफ द एसेंशियल एलिमेंट। पढ़ लीजिएगा, आसान है। इसमें बताया गया है कि सॉइल जो है क्या है? मिट्टी एक रिजर्वॉयर है। रिजर्वॉयर का मतलब भंडार है। किसका? एसेंशियल एलिमेंट का। भाई हमारे अंदर या प्लांट के अंदर जो न्यूट्रिएंट्स है वो आए कहाँ से? हम लोग फूड खाते हैं तो हमारे अंदर न्यूट्रिएंट कहाँ से आया? प्लांट से आया। प्लांट कहाँ से लिया? सॉइल से लिया। तो सॉइल क्या? रिजर्वॉयर है, पूरा भंडार है एसेंशियल एलिमेंट का। जो आप एसेंशियल एलिमेंट पढ़ रहे हैं ना, देखिए एलिमेंट कुछ आपको एयर से मिलते हैं, प्लांट को कुछ एलिमेंट कहाँ से मिलते हैं? एटमॉस्फेयर से। कार्बन कहाँ से मिलता है? बताया था ना। नॉन मिनरल एलिमेंट कौन से होते हैं? कार्बन, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन। ये प्लांट को वातावरण से मिलते हैं, सॉइल से नहीं मिलेंगे। ठीक है, सॉइल से जो मिलेंगे इनको हटा करके कार्बन, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन हटा दीजिए, ये तो एनवायरनमेंट से हैं। कार्बन कार्बन डाइऑक्साइड की फॉर्म में मिलता है। हाइड्रोजन, ऑक्सीजन क्या है? वाटर से मिल जाता है। बाकी सब सॉइल से मिल जाता है। समझ में आया? तो सॉइल एक रिजर्वॉयर हो गया। इसके बाद जो टॉपिक है, बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक, जो सबसे ज़्यादा सवाल इसी से आता है। अगर इस चैप्टर से 2 क्वेश्चन आ रहा है तो एक क्वेश्चन कहाँ से आता है? नाइट्रोजन साइकिल से। नाइट्रोजन साइकिल से क्वेश्चन लगभग आता है। ठीक है, ध्यान समझिएगा। नाइट्रोजन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल का आप लोग नहीं जानते होंगे। जैसे एक होता वाटर साइकिल, एक होता ऑक्सीजन साइकिल, कार्बन साइकिल, नाइट्रोजन साइकिल, फॉस्फोरस साइकिल। 12th में पढ़े हैं इकोलॉजी वाले चैप्टर में। ठीक है, नाइट्रोजन कहाँ है? इन्वायरमेंट में। कहाँ है? इन्वायरमेंट में। इन्वायरमेंट से कहाँ जाती है? प्लांट में जाएगी ना। हम लोग तो नाइट्रोजन नहीं ले पाते हैं, प्लांट में जाएगी। तो प्लांट में पहुंची, जिसके बाद प्लांट से हम लोगों में आई। तो क्या प्लांट में नाइट्रोजन N2 की फॉर्म में पहुंचती है? नहीं, वो अमोनिया वगैरह बन जाती है वहाँ, अमीनो एसिड, प्रोटीन। क्योंकि नाइट्रोजन से बनता है अमोनिया या नाइट्रेट या नाइट्राइट। ठीक है, उससे क्या बनता है? अमीनो एसिड्स बनेंगे। अमीनो एसिड से क्या बनता है? प्रोटीन बनती हैं। तो प्लांट के अंदर जो प्रोटीन होती है वो बनी कहाँ से है? वो बनी है नाइट्रोजन से। इसके बाद हम लोग प्लांट्स को खाते हैं तो वही जो नाइट्रोजन प्रोटीन की फॉर्म में कन्वर्ट हुई है वो नाइट्रोजन हमारी बॉडी में जाती है। इसके बाद चाहे प्लांट डाई करे चाहे हम लोग डाई करें, जब डाई कर जाएंगे, मर जाएंगे, तो क्या होगा? बैक्टीरिया आएंगे, बॉडी को सड़ाएंगे और नाइट्रोजन फिर वापस मिट्टी में चली जाएगी, वहाँ से एटमॉस्फेयर जहाँ से आई थी वहीं वापस रिटर्न। इसी को बोलते हैं नाइट्रोजन की रिसाइक्लिंग। क्या बोला जाता है? नाइट्रोजन साइकिल। अब कितने तरीके से नाइट्रोजन एटमॉस्फेयर से प्लांट में जाती है उसको बोलते हैं नाइट्रोजन फिक्सेशन। फिक्सेशन का मतलब समझते हैं। एटमॉस्फेयर में जो नाइट्रोजन है 78% है ना, उसको प्लांट कैसे फिक्स करते हैं? कैसे उसको फिक्स करते हैं? कितने तरीके से नाइट्रोजन कंज्यूम होती है प्लांट के द्वारा? यहाँ पर जो टॉपिक है, सबसे पहले नाइट्रोजन दिया हुआ है। नाइट्रोजन 78% है। नाइट्रोजन कैसी गैस है? इनर्ट। इनर्ट का मतलब ट्रिपल बॉन्ड है। ये ट्रिपल बॉन्ड तोड़ना आसान नहीं है, इसको प्लांट नहीं तोड़ पाता है। कभी भी याद रखिए, कभी प्लांट नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में नहीं लेता है, क्योंकि प्लांट के अंदर कैपेसिटी नहीं है ना। हमारे अंदर कैपेसिटी है कि नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड को तोड़ ले जाइए। हाई एनर्जी रिच बॉन्ड है, इसको तोड़ेगा कौन? बैक्टीरिया। तो 3 तरीके से ये बॉन्ड टूटते हैं। ध्यान समझिए, 3 तरीके से बॉन्ड टूटेंगे तब जाकर के कोई प्रोडक्ट बनेगा। तब नाइट्रोजन एक ऐसे फॉर्म में कन्वर्ट होगी जिसको यूज किया जा सकता है। नाइट्रोजन को नाइट्रोजन की फॉर्म में यूज नहीं कर सकते हैं, समझ आ रहा है? तो किन फॉर्म में देखिए, आपके बुक में लिखा है, टॉपिक का नाम
नाम क्या है? नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन फिक्सेशन। नाइट्रोजन कैसे फिक्स होती है? अदर फॉर्म्स में, दूसरी फॉर्म में। पहला यहाँ है फिजिकल प्रोसेस। फिजिकल एक तरीका कौन सा है? फिजिकल तरीका है। दूसरा कौन सा हो गया? केमिकल मेथड। इंडस्ट्रियल। फिजिकल दूसरा क्या है? इंडस्ट्रियल। और तीसरा कौन सा है? बायोलॉजिकल। तीन मेथड है जिससे नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी। फिजिकल मेथड किसमें कन्वर्ट होगी सर? बता रहे हैं। देखिए तीन फॉर्म में जाएगा, या तो अमोनिया बनेगा, या तो नाइट्राइट बनेगा, या तो नाइट्रेट बनेगा, और कुछ नहीं बनेगा नाइट्रोजन से। ठीक है, तीन फॉर्म में कन्वर्ट होगी है। अमोनिया, नाइट्रेट, नाइट्राइट लिखा गया। ठीक है, तो इसको फिजिकल को लिखा गया है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। इसको क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। ये क्या है? इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन, इंडस्ट्री की मदद से। और तीसरा क्या होता है? बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन। तो तीन तरीके से नाइट्रोजन कन्वर्ट होती है। ठीक है, अब इसको एक एक करके देखना है। फिजिकल, फिजिकल का मतलब समझना है इलेक्ट्रिकल। वातावरण में जो नाइट्रोजन होती है एनवायरमेंट में, ये नाइट्रोजन, ठीक है, जब इलेक्ट्रिक थंडर होता है, इलेक्ट्रिक थंडर का मतलब जानते हैं, या यूवी रेडिएशन, जब बिजली चमकती है तो एक बहुत ज्यादा एनर्जी रिलीज होती है, पता ना। इलेक्ट्रिक जब थंडर होता है तो बहुत हाई अमाउंट में एनर्जी रिलीज होती है एटमॉस्फेयर में। तो एनवायरमेंट में नाइट्रोजन है, उसके दोनों बॉन्ड टूट जाते हैं। समझ में आया? नाइट्रोजन क्या हो जाएगा? बॉन्ड टूट जाएंगे। और या तो अल्ट्रावायलेट रेडिएशन की प्रेजेंस में भी हो सकता है, यूवी रेडिएशन की प्रेजेंस में नाइट्रोजन कन्वर्ट हो सकती है एनदर फॉर्म में। समझ में आ रहा है? तो नाइट्रोजन जो है इलेक्ट्रिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन का मतलब क्या है? जहाँ ये एटमॉस्फेयर में हो रहा है ये प्रोसेस, और किसकी प्रेजेंस में हो रहा है? इलेक्ट्रिक थंडर और यूवी रेडिएशन। यहाँ पर क्या होगा? क्योंकि ये सब एनर्जी प्रोवाइड कराएगा, ये सब क्या देगा? एनर्जी। और इतनी एनर्जी देगा कि बॉन्ड टूट जाएगा और नाइट्रोजन जो है कन्वर्ट हो जाएगी, या तो अमोनिया बना देगा, या तो नाइट्राइट बना देगा, नाइट्रेट, नाइट्राइट हो गया, या फिर NO3 माइनस। और वैसे ये मत लिखिएगा, ये लिखिएगा, और यहाँ पर है N2O, क्या बना देगा? नाइट्रोजन डाइऑक्साइड। कह सकते हैं आप नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाए। इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन है वो ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। कैसे बना है सर? नाइट्रोजन किसके साथ जुड़ा? ऑक्सीजन के साथ जुड़ेगा। नाइट्रोजन डाइऑक्साइड क्या है? नाइट्राइट है। नाइट्राइट ये क्या है? नाइट्रेट है। क्या होता है? नाइट्रेट। मतलब कह सकते हैं नाइट्रोजन के ऑक्साइड बन जाएंगे। क्या बन जाएंगे? नाइट्रोजन के ऑक्साइड है। ये सब क्या है? नाइट्रोजन ऑक्साइड। ऑक्सीजन से नाइट्रोजन गेट किया, ठीक है। और यही ऑक्साइड अगर पानी भी साथ में बरस रहा है तो क्या बन जाएगा? एसिड रेन बनता है ना। एसिड रेन जानते हैं, यही ऑक्साइड का वाटर के साथ रिएक्ट करेंगे तो बनेगा HNO3 और H2SO बनेगा, जो क्या है? अम्ल है। तो अम्ल वर्षा जो होती है उसमें क्या होता है? एसिड रेन जब होता है उसमें एसिड भी आता है, बारिश के साथ साथ एसिड भी आता है। एसिड कहाँ से बनता है? यही है, ये वाटर के साथ रिएक्ट करके तुरंत एसिड बनाएंगे, ठीक है, एसिड रेन हो जाएगा। ये समझ में आया? नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया है अदर फॉर्म में। इससे तो सर भूम बंजर हो जाता है। यहाँ पर आप क्या करें? इससे तो अगर एसिड रेन हुआ तो भूम बंजर हो जाता है। एसिड रेन का जो ताजमहल का कलर डिस्कलर हो रहा है, ये सब एसिड रेन का नुकसान है। जानते हैं क्यों? क्योंकि मथुरा में, आगरा कहाँ है? आगरा की कौन मथुरा है? मथुरा में ऑयल रिफाइनरी है। ऑयल रिफाइनरी जहाँ से सल्फर डाइऑक्साइड बहुत ज़्यादा यूज होता है, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन है। तो मथुरा में, बगल में आगरा, आगरा में क्या सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन ज़्यादा। तो SO2 जब इन्वायरमेंट में सल्फर डाइऑक्साइड रहेगा, SO2 कहाँ रहेगा? इन्वायरमेंट में। वो वाटर के साथ रिएक्ट करेगा, H2SO4 बना देगा, सल्फ्यूरिक एसिड। तो वही एसिड रेन होता है।
जहाँ इन्वायरमेंट में अगर नाइट्रोजन के ऑक्साइड पड़े हैं या सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन है तुरंत एसिड बन जाएगा। तो कोई जरूरी नहीं वहीं पर पेट्रोलियम जो होता है ना बाइक में तो रिलीज होता है ये सारी चीज़ें, सल्फर डाइऑक्साइड पॉल्यूशन होता है। हो गया। इंडस्ट्रियल नाइट्रोजन फिक्सेशन कैसे होगा? इंडस्ट्री में हम लोग क्या करते हैं, नाइट्रोजन को हाइड्रोजन के साथ रिएक्ट करके क्या बनाते हैं, हेबर प्रोसेस से अमोनिया बनती है ना, अमोनिया बनती है ना, हेबर प्रोसेस से बनती है ना, केमिस्ट्री में पढ़ा होगा। हेबर प्रोसेस से क्या बनता है, अमोनिया। जहाँ पर अमोनिया बनाई जाती है हेबर प्रोसेस से अमोनिया, यही अमोनिया क्या है, यही देखिए नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट करने का तरीका है। कन्वर्ट हो गया ना अमोनिया में, अब यही अमोनिया क्या है, ये इन्वायरमेंट में अगर रिलीज हो जाएगा तो प्लांट इसको यूटिलाइज कर लेंगे। समझ में आ रहा है? एक तरीका इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन को कन्वर्ट करने का ये भी है। और तीसरा तरीका क्या है, बायोलॉजिकल। बायोलॉजिकल किससे होता है, प्लांट से। कभी कोई प्लांट नाइट्रोजन को कन्वर्ट नहीं कर सकता है, बैक्टीरिया से होता है। किससे होता है, बैक्टीरिया। माइक्रोब्स के अंदर कैपेसिटी होती है कि माइक्रोब के अंदर कुछ एंजाइम होते हैं, तोड़ सकते, उनके अंदर एंजाइम है, वो नाइट्रोजन के 3 बॉन्ड को तोड़ सकते हैं। समझ में आ गया? जैसे नाइट्रोजन से एंजाइम पढ़ेंगे आप, तो बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन किससे होता है, बैक्टीरिया से होगा या फिर किससे होगा, ब्लू ग्रीन एल्गी से होगा। ठीक है, अब कौन कौन से बैक्टीरिया से होता है वो देखिए, समझ में आ रहा है? जी सर। इसके बाद का प्रोसेस इसमें और भी कुछ, आपको ये कंप्लीट नहीं हुआ है, ये आप डायग्राम में बहुत कुछ है, देखिए इसमें सारी चीजें बतानी हैं। ठीक है, तो इसको या तो इसी को देख लीजिए, यहाँ पर ये डायग्राम को थोड़ा सा यहाँ से हटा दीजिए, एक एक करके सारे स्टेप। इन्वायरमेंट में जो नाइट्रोजन था वो नाइट्रोजन कन्वर्ट हो गया किसमें, बताइए। डायग्राम देखिए, बुक में बना हुआ है, इधर लिखा हुआ उसमें बायोलॉजिकल लिखा है ना, बायोलॉजिकल तो इस साइड में लिखा है, इंडस्ट्रियल लिखा है, इलेक्ट्रिकल लिखा उधर, देखते रहिए। बायोलॉजिकल, दूसरा क्या है, इलेक्ट्रिकल, इंडस्ट्रियल, और तीसरा क्या हो गया, इलेक्ट्रिकल। ठीक है, ध्यान से देखिए। बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन में नाइट्रोजन से क्या बनेगा, इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन अगर बैक्टीरिया के पास पहुंचेगी, सॉइल में बैक्टीरिया है, ये क्या करेंगे, नाइट्रोजन को सीधे अमोनिया बनाएंगे। वो नाइट्रेट नहीं बनाएंगे, पहले क्या बनाएंगे, अमोनिया। सीधे वो अभी बताएंगे आपको अमोनिया कैसे बनती है, अमोनिया बना दिया। बायोलॉजिकल से इन्वायरमेंट की नाइट्रोजन कन्वर्ट हो जाएगी अमोनिया में। इंडस्ट्रियल से भी क्या होगा, बताया था, अमोनिया बनेगा। प्रोसेस से क्या बनेगा, इलेक्ट्रिकल से बुक में तो दिया गया है NO3-, लेकिन इससे ये भी बन सकता है। ठीक है, बन सकता ना। अब बताइए NH3 है, तो ये 3 फॉर्म है जिस फॉर्म में प्लांट नाइट्रोजन को यूज करेगा। आखिर ये सारा झंझट क्यों हो रहा है, प्लांट को किसी तरीके से नाइट्रोजन देना है, उसी के लिए तो हो रहा है सारा समस्या, समझ में आ रहा है, उसी के लिए कराया जा रहा है। तो 3 फॉर्म कन्वर्ट हो गया, इसी तरीके से 3 फॉर्म नाइट्रोजन का बन गया। अब ये फॉर्म नाइट्रोजन की प्लांट यूज करेगा। एक चीज और जान लीजिए, प्लांट कभी भी अमोनिया यूज नहीं करता, प्लांट टॉक्सिक होता है अमोनिया। प्लांट अमोनिया, नाइट्रोजन को अमोनिया की फॉर्म में यूज नहीं करेगा, क्योंकि अमोनिया क्या है, टॉक्सिक है, जहरीली गैस। तो अमोनिया को नाइट्रेट या नाइट्राइट बना के लेगा, नाइट्रेट बनाएगा या फिर नाइट्राइट। अगर मान लीजिए बैक्टीरिया ने नाइट्रोजन को बायोलॉजिकल नाइट्रोजन फिक्सेशन से किसमें कन्वर्ट हुआ, अमोनिया में, ये अमोनिया पहले किसमें कन्वर्ट हुआ, इसमें। ये बैक्टीरिया प्लांट या तो ये लेगा या तो ये लेगा, अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं करेगा। समझ में आ रहा है, अमोनिया एब्जॉर्ब नहीं करता है, इसीलिए ये इस प्रोसेस को आप बोलते हैं, यहाँ लिखा है, इसको क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। क्या है ये, नाइट्रिफिकेशन। अब इसी टॉपिक को समझ लेते हैं, क्योंकि 1 by 1 देखना है, जो ऊपर दिया ना, ये मैंने ऊपर का प्रोसेस बता दिया कि 3 तरीके से नाइट्रोजन कन्वर्ट होगी यूटिलाइजेबल फॉर्म में। अब अगर अमोनिया बन गई है या नाइट्राइट बन गया है, तो नाइट्रेट में कैसे बदलेगा, एरो दिया हुआ देखिए, तो हेडिंग लिखिएगा, नाइट्रिफिकेशन। इस प्रोसेस को क्या बोलते हैं, नाइट्रिफिकेशन। नाइट्रिफिकेशन ये कहाँ हो रहा है, बताएगा। तो
इसका मतलब क्या है? ये है कन्वर्जन ऑफ अमोनिया और नाइट्राइट इसमें इंटू इसमें जाएगा नाइट्रेट में कन्वर्ट होगा ना, ये तो होता है या तो अमोनिया या तो नाइट्राइट इसमें कन्वर्ट होगा, नाइट्रेट में कन्वर्ट। वैसे क्या बोलते हैं नाइट्राइट कहाँ होगा? ये प्लांट सॉइल सॉइल। याद रखिए आप ये नाइट्रोजन सब जो है इलेक्ट्रिकल वाले ये सब वातावरण में बनी है ना, ये कहाँ बदलाव हुआ था कि नाइट्रोजन और किसके साथ ऑक्सीजन के साथ कन्वर्ट जुड़ा था, नाइट्रोजन ऑक्साइड बने थे ना, ये कहाँ हुआ था? सब वातावरण में तो हो रहा है। तो वातावरण में जो ये सब बना है तो क्या ही मिट्टी में नहीं जाएंगे और वातावरण की सारी गैसें एटमॉस्फेयर की सॉइल में चली जाती है ना, ये सारी चीजें बनी हुई आप समझिए सॉइल में पहुंच गया है। ये क्या पहुंच गया है? सॉइल में। और क्योंकि सॉइल में बैक्टीरिया है और वो बैक्टीरिया क्या करेंगे? इसको तुरंत इस फॉर्म में कन्वर्ट कर देंगे। इस प्रोसेस को क्या बोलेंगे? नाइट्रिफिकेशन। यहाँ पर देखिए दो तरीके हैं इसमें, NH3 को इसमें कन्वर्ट करना है, NO2 माइनस अमोनिया को नाइट्राइट बनाना है, नाइट्रो का नाम राइजोबियम मिक्सर है। राइजोबियम नहीं होता है, क्या है? नाइट्रोसोमिनास और नाइट्रोटोकस। कौन सा है? नाइट्रोसोमिनास बहुत इंपॉर्टेंट है, याद कर लीजिएगा, अक्सर सवाल आता है इस पर। और नाइट्रोटोकस मतलब दोनों में से कोई बैक्टीरिया सॉइल में अगर मौजूद है तो इससे ये बना देगा, अमोनिया से बना देगा नाइट्रिफिकेशन कर। अब अमोनिया ध्यान रखिए, कोई जरूरी नहीं है कि अमोनिया केवल यहीं से आ रही है। अभी बताएंगे अमोनिया और भी तरीके से आ रही है। नाइट्रोजनेज एंजाइम का नाम होता है। अमोनिया और भी तरीके से आएगा, ये कोई जरूरी नहीं कि बैक्टीरिया ही जो है नाइट्रोजन को अमोनिया में कन्वर्ट कर दिया हो गया काम, अभी और तरीके से नाइट्रोजन आएगा। करता है धान की खेती में क्या करें? राइजोबियम भी तो करता है। अरे वो राइजोबियम सिम्बायोटिक वाला है, वो अभी मैं बायोलॉजिकल बता ही नहीं रहा हूँ। अभी बायोलॉजिकल नाइट्रोजन ये वाला टॉपिक अभी भी चल रहा है। ये पूरा ही बहुत बड़ा टॉपिक है कि एटमॉस्फेयर की नाइट्रोजन बैक्टीरिया कैसे अमोनिया में कन्वर्ट करते हैं, पूरा एक टॉपिक है। अभी हम ये बता रहे हैं कि तीन तरीके जो नाइट्रोजन का तीन फॉर्म बन गया है और प्लांट को नाइट्रेट देना है तो अमोनिया से नाइट्रेट बनेगा कैसे? ये कहाँ हो रहा है? सॉइल में। समझ में आ रहा है? अमोनिया सॉइल में, याद रख लीजिएगा कहाँ है? सॉइल में हो रहा है। किससे होगा? बैक्टीरिया से। दोनों में से कोई भी बैक्टीरिया इसको इसमें कन्वर्ट कर देगा। समझ में आ रहा है? आगे देखिए दूसरा क्या है? NO2। अगर मान लीजिए NO2 ये बन गया है या तो कहीं डायरेक्ट NO2 सॉइल में आ गया है, कहीं डायरेक्ट NO2 सॉइल में आ गया या तो यहीं से बन गया है, क्योंकि ये पहले NO2 बनाएगा ना, क्या बनाएगा? ये नाइट्राइट बनाएगा। या तो मान लीजिए नाइट्राइट पहले से है तो नाइट्राइट किसमें कन्वर्ट होगा? नाइट्रेट में। बैक्टीरिया का नाम क्या रहेगा? नाइट्रोबैक्टर। और ये दो पर तीन ही लिखा गया है, ये और बढ़ा लीजिएगा नाइट्रोसिस्टिस, नाइट्रोसिस, इसको और बढ़ाइएगा, ये लिखा गया है नाइट्रोसिस्टिस। ठीक, इतने बैक्टीरिया, ये बैक्टीरिया कोई बताएगा फोटो ऑटोट्रॉपिक है कि कीमो ऑटोट्रॉपिक, कौन सा बैक्टीरिया है? बता रहे थे स्टार्टिंग में, फोटो ऑटोट्रॉपिक है कीमो ऑटोट्रॉपिक, कौन से बैक्टीरिया है? ये कोड बना लेंगे, इनके अंदर कैप्चर कोड खाना बना लेंगे। कीमो वाले हैं, इसी रिएक्शन में एनर्जी रिलीज होता है। रिएक्शन में क्या है? लास्ट में निकलेगा एनर्जी। और इसमें क्या है? एनर्जी। खाना बनाने के लिए क्या चाहिए? ऊर्जा चाहिए। ऊर्जा कहाँ से आती है? लाइट से आवे। प्लांट लाइट से फूड बना लेते हैं और कुछ बैक्टीरिया क्या करते हैं? वो लाइट से भी बनाते हैं, कुछ बैक्टीरिया लाइट से भी बनाते हैं, उनको बोलते हैं फोटो ऑटोट्रॉपिक बैक्टीरिया। और कुछ लाइट को नहीं यूज करते हैं, वो किसी रिएक्शन में जो एनर्जी रिलीज हो रहा है ना, उसी एनर्जी को यूज करके फूड बना लेंगे, उनको बोलते हैं कीमो ऑटोट्रॉपिक। केमिकल एनर्जी को यूज करते हैं, वो लाइट एनर्जी यूज नहीं कर रहे हैं। कौन सी एनर्जी? केमिकल एनर्जी।